नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने जस्टिस BR गवई का स्थान लिया। कानून के क्षेत्र में 2 दशक से भी लंबा अनुभव रखने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने कई बड़े मामलों में अहम फैसले दिए, जैसे अनुच्छेद 370 पर फैसला, महिला अधिकार और लैंगिक समानता, फ्री स्पीच, भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में सख्त रुख। हरियाणा के हिसार में 10 फरवरी 1962 को एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने अपने करियर की शुरुआत छोटे कस्बे के वकील के रूप में की थी। आज 63 वर्ष की उम्र में उन्होंने CJI का पद संभाला है और वो लगभग 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक चलेगा। पाकिस्तान ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का कड़ा विरोध किया है। दरअसल राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा था कि आज भले ही सिंध पाकिस्तान में है, लेकिन सीमाएं बदल सकती हैं। कौन जानता है कल सिंध फिर भारत में लौट आए। इस बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे भ्रमित, खतरनाक और विस्तारवादी सोच कहा है। पाकिस्तान ने कहा कि राजनाथ सिंह का बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ये सीमाओं और देशों की संप्रभुता का उल्लंघन है और ये हिंदुत्व विस्तारवादी मानसिकता को दिखाता है। पाकिस्तान ने भारत से अपील की कि इस तरह के बयान क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकते हैं, इसलिए भारतीय नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अपने देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बता दें, राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि सिंध का भारत से गहरा सांस्कृतिक रिश्ता है। सिंधु नदी हिंदुओं और सिंध के लोगों के लिए धार्मिक महत्व रखती है और राष्ट्रगान में आज भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में SIR के काम को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। नोएडा प्रशासन ने 60 से ज्यादा BLOs और 7 सुपरवाइजर्स पर FIR दर्ज की है। इन पर इल्जाम है कि ये लोग चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे और SIR के दौरान काम में लापरवाही कर रहे थे। जिलाधिकारी मेधा रूपम के आदेश पर 3 विधानसभा क्षेत्रों के SDM ने FIR दर्ज कराई। कहा गया है कि BLO अपने तय क्षेत्र में पहुंचे ही नहीं, बार बार निर्देश देने के बाद भी आदेश नहीं माने, ड्यूटी में लापरवाही की। इसके अलावा बहराइच में 2 BLOs को सस्पेंड किया गया और एक पर FIR दर्ज हुई है। प्राथमिक विद्यालय की हेड मिस्ट्रेस और एक सहायक शिक्षक पर आरोप है कि नोटिस और कॉल के बाद भी वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। तीसरे BLO पर बीजेपी नेता की शिकायत पर FIR हुई। शिकायत के अनुसार BLO अभिषेक सिंह ने फोन पर जानकारी मांगने पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। FIR बहराइच के विश्वेश्वरगंज थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग और चैट भी जब्त किए हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कल्याणी में SIR सहायता कैंप को आग लगाए जाने का मामला सामने आया है। TMC ने आरोप लगाया है कि बीजेपी समर्थकों ने उनके सहायता कैंप को तोड़ा फोड़ा और बाद में उसमें आग लगा दी। ये कैंप कल्याणी नगर के वार्ड नंबर 6 में पार्टी कार्यालय के पास लगाया गया था। TMC ने सोशल मीडिया पर लिखा कि TMC द्वारा लगाया गया SIR सहायता कैंप तोड़ दिया गया और आग के हवाले कर दिया गया। ये काम बीजेपी समर्थकों ने किया है। पार्टी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। SIR को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने साफ कहा है कि SIR के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 BLO की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। CI ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और चुनाव आयोग 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। SIR एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और BLOs की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया गया है। ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं लगातार तेज हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में किसी भी अटकल को खारिज करते हुए कहा कि जो भी फैसला होगा वो पार्टी हाईकमान करेगा। ये बयान खड़गे ने उस बैठक के एक दिन बाद दिया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से 1 घंटे से ज्यादा बातचीत की थी। मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ खड़े हैं, ये आपका समय भी खराब कर रहा है और मुझे भी बुरा लगता है। जो भी करना होगा हाईकमान करेगा, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
खड़गे के इस बयान के बाद अटकलें और बढ़ गई हैं कि कांग्रेस आलाकमान जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है। अयोध्या एक बार फिर अपने भव्य और ऐतिहासिक उत्सव के लिए तैयार है। 25 नवंबर को पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। पीएम मोदी का साकेत महाविद्यालय में हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। यहां से वो रोड शो करते हुए राम मंदिर के शंकराचार्य प्रवेश द्वार तक जाएंगे। करीब 2.5 किलोमीटर लंबे इस रूट पर अवध विश्वविद्यालय और साकेत महाविद्यालय के करीब 1000 छात्र दोनों ओर खड़े रहेंगे। पुष्प वर्षा कर मोदी उनका स्वागत करेंगे। करीब 7 जगहों पर मंच बनाए गए हैं जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर में दर्शन के बाद वो रामलला और राम दरबार में आरती करेंगे। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी सप्त मंदिर पर कोटा और शेषावतार मंदिर भी देख सकते हैं। ध्वज निर्माण करने वाले कश्यप मेवाड़ से भी उनकी मुलाकात की संभावना है। अयोध्या में पेड़ों को भी रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। पीएम मोदी के आने से पहले चप्पे चप्पे पर तैयारी की गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंच जाएंगे और वो भी हनुमानगढ़ी व राम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद समारोह में शामिल होंगे। ध्वजारोहण समारोह से पहले शहर सुरक्षा के अभेद्य घेर में बदल दिया गया है। रविवार को भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर करीब 20 मिनट तक अयोध्या के आसमान में मंडराता रहा। हेलीकॉप्टर ने राम जन्मभूमि परिसर और आसपास के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के एक बयान पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। एक वायरल वीडियो में अजित पवार मालेगांव नगर पंचायत चुनाव प्रचार में कहते हुए सुने गए कि अगर आप सभी 18 उम्मीदवारों को जिताएंगे तो मैं वादा पूरा करूंगा, लेकिन अगर आप कट करेंगे तो मैं भी कट करूंगा। आपके पास वोट है, मेरे पास फंड है। विपक्ष ने इसे वोटरों को धमकी और सरकारी फंड का दुरुपयोग करार दिया। इस पर अजित पवार ने सफाई में कहा, मैंने कौन सी धमकी दी? बिहार में तेजस्वी यादव ने भी नौकरी देने की बात कही थी। चुनाव में सब बोलते हैं, फैसला जनता करती है। अजित पवार के बयान का सीएम फडणवीस ने बचाव किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में कहा कि भाषणों में कई बातें कही जाती हैं, लेकिन उनका मतलब वैसा नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारे साथी या कोई भी नेता ऐसा कुछ कह देता है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी नीयत भेदभाव करने की होती है। सीएम के इस बयान को अजित पवार का सीधा बचाव माना जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव में हर कोई बहुत कुछ कह देता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता। सरकार बनने के बाद हम पूरे राज्य के लिए काम करते हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा, यह चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे बयान रोके जाएं। एनसीपी शरद पवार गुट के महेश तपासे ने कहा, यह सीधी धमकी है, जनता के अधिकारों पर हमला है, उनके पद का दुरुपयोग है। चुनाव आयोग कब तक चुप रहेगा? उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग तुरंत और कड़ी कार्रवाई करे। शिवसेना यूबीटी के अंबादास दानवे ने कहा कि अजित पवार सरकारी पैसे के मालिक नहीं हैं, सिर्फ रखवाले हैं। ये जनता को डराने जैसा है। फंड जनता का है, उनका निजी नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने रविवार को कहा कि हाल ही में आया 2025 का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ये नहीं कहता कि अब राज्यों को अपने राज्यपालों से बिल पास करवाने के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा। सीजेआई गवई जो 23 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने बताया कि अगर संविधान में किसी काम की समय सीमा तय नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने से नहीं जोड़ सकता। ये काम संसद का है कि चाहे तो समय सीमा का प्रावधान बनाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में अदालत किसी पुराने फैसले को रद्द नहीं करती, बल्कि सिर्फ कानून की व्याख्या करती है और बताती है कि कौन सा सिद्धांत सही है। बता दें, 8 अप्रैल को तमिलनाडु वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर और राष्ट्रपति को किसी भी बिल को 3 महीने में मंजूरी देनी होगी। नहीं करने पर बिल मंजूर माना जाएगा। लेकिन 20 नवंबर को सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की बेंच ने कहा कि गवर्नर और राष्ट्रपति को टाइमलाइन में बांधा नहीं जा सकता, वो सिर्फ उचित समय के भीतर काम करें। लेकिन उचित समय कितना, ये कोर्ट ने तय नहीं किया। वहीं बेंच में मौजूद उस वक्त के सीजेआई गवई ने कहा कि हमने सिर्फ टाइमलाइन को रिलैक्स किया है। गवर्नर बिल पर हमेशा चुप नहीं बैठ सकते। रूटीन बिल हो तो 1 महीने में मंजूरी दे देनी चाहिए, लेकिन अगर बिल राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हो तो 3-4 महीने भी लग सकते हैं। सीजेआई गवई ने यह भी बताया कि अगर राज्यपाल बिना वजह बिल रोकते हैं तो सीमित न्यायिक समीक्षा संभव है। सुप्रीम कोर्ट के हाल की सलाह के बाद केरल सरकार अब उन राज्य विधेयकों को पारित करवाने के लिए
अदालत का रुख करने जा रही है, जो लंबे समय से राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए पड़े हुए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपने ताजा एडवाइजरी ओपिनियन में कहा था कि गवर्नर और राष्ट्रपति को बिल मंजूरी के लिए टाइमलाइन में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन वो उचित समय के भीतर निर्णय लें। अगर बिल बहुत लंबे समय तक अटका रहे तो उस पर सीमित न्यायिक समीक्षा संभव है। वहीं केरल में कई बिल फंसे हुए हैं। अहम बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के इंतजार में है, जैसे यूनिवर्सिटी लॉस अमेंडमेंट बिल 2025, केरला स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2025। दो अन्य विधेयक भी। तो अब केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट की रीजनेबल टाइम वाली सलाह को आधार बनाकर राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास रुके बिलों पर अदालत में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। लेकिन सरकार को यह तय करना होगा कि कब तक इंतजार को उचित समय माना जाए और कब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी आज क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमू ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वांगचुक को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत में रखना गैर कानूनी, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन से इस संशोधित याचिका पर जवाब देने के लिए कहा था। 24 नवंबर को कॉस लिस्ट के अनुसार ये मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीजेपी द्वारा सौंपे गए उस मेमोरेंडम को स्वीकार कर लिया है, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा की MBBS एडमिशन लिस्ट को रद्द करने और सभी सीटें सिर्फ हिंदू छात्रों के लिए रिजर्व करने की मांग की गई। इस कदम का जम्मू कश्मीर की कई पार्टियों ने तेज विरोध किया है, जिनमें सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। दरअसल बीजेपी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू स्थित राजभवन में LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस टीम का नेतृत्व बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा कर रहे थे। बीजेपी का कहना है इस साल MBBS एडमिशन लिस्ट में ज्यादातर छात्र एक ही समुदाय से हैं। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की एक धार्मिक संस्थान है, जहां लोग माता वैष्णो देवी की आस्था के साथ दान देते हैं। इसलिए सीटें सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलनी चाहिए जिनकी माता वैष्णो देवी में आस्था हो, यानी हिंदू समुदाय के छात्रों को। सुनील शर्मा ने कहा कि इस साल की एडमिशन लिस्ट में मुस्लिम छात्र ज्यादा हैं। हमने इसका विरोध किया है। ये संस्थान धार्मिक है और भक्त अपनी आस्था के लिए दान देते हैं। ऐसे में एडमिशन भी उसी समुदाय के छात्रों को मिलना चाहिए जिनकी माता वैष्णो देवी में आस्था हो। इस मांग और LG द्वारा मेमोरेंडम स्वीकार किए जाने पर जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने सवाल उठाए। NC सहित कई पार्टियों ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। धर्म के आधार पर एडमिशन तय करना संविधान के खिलाफ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि हटाई गई प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस लाने के लिए सरकार ने भारत के विदेश मंत्रालय को औपचारिक पत्र भेज दिया है। ये जानकारी अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने दी। बता दें, कुछ दिन पहले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई थी। अब अदालत राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आलोचकों के लापता होने वाले मामलों पर भी अगली सुनवाई करने जा रही है। ये मामले उनके 16 साल लंबे शासनकाल से जुड़े हैं, जो 5 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ था। अब बांग्लादेश सरकार का बयान है कि हमने फैसले को लेकर पूरा विवरण भारत को भेज दिया है। हालांकि दिल्ली में भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.